नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा सिंह, प्रवक्ता गृह विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज होशियारपुर में कार्यरत हूँ। आज मैं कक्षा 12 की छात्राओं को पोषण का अर्थ एवं परिभाषा एवं उसके विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कराने जा रही हूँ। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। पोषण का अर्थ एवं परिभाषा। पोषण का क्या अर्थ होता है? पोषण का अर्थ जो भी सजीव मनुष्य हो या जीव जंतु हो, उनके शरीर में समस्त जैविक क्रियाओं के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। सजीवों द्वारा भोजन का अंतःग्रहण का अर्थ होता है भोजन को शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया। पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण करने एवं अपच पदार्थ का परित्याग करने की संपूर्ण प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। मैं समझती हूँ आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हमारे शरीर में जो भी भोजन पोषक तत्वों के रूप में पहुंचता है, उसके पहुंचने की प्रक्रिया, उसके पश्चात उसका जो पाचन होता है, पाचन के पश्चात छोटी आंत में जो उसका अवशोषण होता है, अवशोषण के पश्चात जो उसका रक्त में स्वांगीकरण होता है, ये पूरी प्रक्रिया की जो क्रिया होती है उसको हम लोग पोषण कहते हैं। ऊर्जा उत्पादन, शारीरिक वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए जो भी पदार्थ हमें आवश्यक होते हैं उनको हम लोग पोषक पदार्थ कहते हैं, और ये पोषक पदार्थ हमें भोजन के द्वारा प्राप्त होते हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, टर्नर ने कहा, पोषण उन प्रक्रियाओं का संयोजन है जिनके द्वारा जीवित प्राणी अपनी क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए तथा अपने अंगों की वृद्धि एवं उनके पुनर्निर्माण हेतु आवश्यक पदार्थों को प्राप्त करता है व उनका उपभोग करता है। इस प्रकार पोषण शरीर में भोजन के विभिन्न कार्यों को करने की एक सामूहिक प्रक्रिया का ही नाम है। अब हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों के प्रकार क्या होते हैं। पोषक तत्वों के निम्न प्रकार होते हैं। हम लोग शुरू से, जब से हम लोगों ने पोषण विज्ञान पढ़ा है, तो हम सब लोगों ने निरंतर ये पढ़ते हुए आए हैं कि पोषक तत्व क्या होते हैं। ऊर्जा, ऊतकों के रखरखाव, शारीरिक क्रियाओं के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निम्न 6 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज तत्व एवं जल होता है। प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन एक शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। किसी भी तरीके की कार्य करने के लिए हमारी मांसपेशियों को मजबूत होना आवश्यक है। इन मांसपेशियों को मजबूत बनाने में प्रोटीन की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मांसपेशियों के निर्माण के लिए, शरीर की कोशिकाओं को बनाने और सुधारने के लिए प्रोटीन अत्यंत आवश्यक होता है। इसके साथ साथ प्रोटीन हमें ऊर्जा भी प्रदान करता है, लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात है कि प्रोटीन ऊर्जा का प्रमुख स्रोत नहीं है। विपरीत परिस्थितियों में जब हमारे आहार में किसी भी वजह से कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करता है। अन्यथा प्रोटीन का प्रमुख कार्य, आप इस पर जोर दीजिएगा, प्रोटीन का प्रमुख कार्य वृद्धि और विकास है, और ऊर्जा देने का प्रमुख कार्य कार्बोहाइड्रेट का है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट के रूप में हम लोग स्टार्च, मंड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन पदार्थों का सेवन करते हैं। ये हमें कई खाद्य पदार्थों से प्राप्त होते हैं, जैसे आलू, साबूदाना, चावल, साबुत अनाज, रोटी, मक्का, बाजरा, इनसे। और इस पोषक तत्व की आवश्यकता शरीर में ऊर्जा के लिए होती है। हम जो भी अपनी दैनिक क्रियाओं के लिए, हमें क्रियाशील रहने के लिए एक ताकत की या शक्ति की जरूरत होती है, वो इस तत्व के द्वारा ही हमें प्राप्त होती है। अर्थात हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। भारतीयों की डाइट में कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हम लोगों ने जो डिस्कस किया, साबूदाना, चावल, इन भोज्य पदार्थों से हमें प्राप्त होता है। इसके साथ साथ
कार्बोहाइड्रेट का एक रूप होता है जिसे हम लोग डाइटरी फाइबर या सेल्यूलोज के रूप में जानते हैं। यह पाचन में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अगर इसकी आहार में कमी हो जाए तो हमारे शरीर में पाचन की प्रक्रिया सही प्रकार से नहीं हो पाती है। व्यक्ति को मल त्याग करने में दिक्कत होती है, उसको कब्ज जैसी गंभीर समस्याएं हो जाती हैं। अगला पोषक तत्व है वसा। वसा हमारे शरीर में भी आहार का प्रमुख घटक है और ये शरीर में कई काम करता है। इसका प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। ध्यान से आप लोग इस चीज को नोट करिएगा। वसा का प्रमुख कार्य होता है ऊर्जा प्रदान करना। इसके साथ ही इसका दूसरा प्रमुख कार्य होता है जल वसा में घुलनशील विटामिन का अवशोषण करना। अगर वसा की आहार में कमी हो जाती है तो जल वसा में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में अवशोषित नहीं हो पाते हैं। वसा की जो प्राप्ति होती है सबको पता है, घी, मक्खन, मलाई, अंडे का पीला भाग, मांसाहारी भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है। इसके बाद अगला पोषक तत्व हमारे विटामिन है। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। दोनों प्रकार के विटामिन के अपने अपने अलग पोषक महत्व हैं। विटामिन की शरीर में आवश्यकता रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए होती है। इसी के साथ साथ हमारे शरीर की सुरक्षात्मक प्रणाली को मजबूत करते हैं। अगर आहार में विटामिन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में रोग जो है वो जल्दी होते हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति जल्दी जल्दी बीमार होता है और उसकी अन्य पोषक तत्वों की जो अवशोषण की क्षमता है वो भी कम होती है। विटामिन हमें हरी पत्तेदार सब्जियों, फल, अंकुरित अनाज, दूध इनसे प्राप्त होते हैं। अपना अगला पोषक तत्व है खनिज तत्व या जिनको हम लोग मिनरल्स भी कहते हैं। मिनरल्स भी इन पोषक तत्वों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। कई जो मिनरल्स होते हैं वो हमारे शरीर में निर्माणक क्रियाओं में आवश्यक होते हैं, जैसे आपका कैल्शियम है, मैग्नीशियम है। ये जो खनिज तत्व होते हैं ये हमारे शरीर की निर्माण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे शरीर में दांतों का निर्माण, हड्डियों का निर्माण, ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस इन खनिज तत्वों की मदद से ही होता है। आयरन एक प्रमुख पोषक तत्व है, जो खनिज तत्व है जिसका जो रक्त के निर्माण में सहायता करता है। अगर किसी भी वजह से आयरन की कमी हो जाए तो हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है। मिनरल्स दो प्रमुख कार्य करते हैं, पहला निर्माणक कार्य और दूसरा सुरक्षात्मक कार्य, यानी ये शरीर में निर्माण की प्रक्रिया में भी अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और हमारे शरीर को सुरक्षा भी प्रदान करते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि करते हैं। इसकी प्राप्ति के साधन दूध, दही, दूध से बने पदार्थ, अंडा, फल, सब्जियां, रसीले फल, ये सारे होते हैं। जो मांसाहारी लोग होते हैं वो मांस, मछली, अंडे से भी मिनरल्स की प्राप्ति कर सकते हैं। अगला पोषक तत्व जल। जल हमें किसी भी प्रकार की कैलोरी नहीं देता है, लेकिन ये हमारे शरीर में पोषक तत्वों के एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में सहायक होता है। शरीर के विषैले पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होता है। शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। भोजन को पचाने में सहायक होता है। हमारे रक्त को तरल बनाए रखने में सहायक होता है और ये कई खनिज तत्वों का भी एक प्रमुख स्रोत होता है। हम कह सकते हैं जल भी एक प्रमुख पोषक तत्व होता है। अब अगला पॉइंट आता है कुपोषण। कुपोषण क्या होता है? कुपोषण का अर्थ होता है किसी भी पोषक तत्व की असंतुलित मात्रा। ये असंतुलित मात्रा कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं जब व्यक्ति अपनी शारीरिक संरचना के अनुसार भोजन ग्रहण नहीं करता है तो उस भोजन के पोषक तत्वों का पूर्णतः लाभ नहीं उठा पाता है और उसका शारीरिक विकास उसकी आयु के अनुसार नहीं होता है, जिससे उसकी कार्य क्षमता प्रभावित होती है और ये पूरी प्रक्रिया कुपोषण कहलाती है। कुपोषण अब हम
अध्ययन करेंगे कि एक नवजात शिशु के लिए तथा स्कूली बच्चों के लिए संतुलित आहार का निर्धारण हम कैसे करेंगे। संतुलित आहार नवजात शिशु के लिए क्या होना चाहिए। जब तक बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता है, उसके लिए संतुलित आहार केवल उसकी माँ का दूध होता है। 6 महीने के बाद बच्चा जैसे उम्र उसकी बढ़ती है, उसको हम लोग कुछ पूरक आहार भी दे सकते हैं, जैसे दूध से बने पदार्थ, मसला हुआ दलिया, मसला हुआ केला, ये आहार दे सकते हैं, क्योंकि तब उसकी पोषक तत्वों की मात्रा माँ के दूध से पूरी नहीं होती है। माँ के दूध में उसे सभी आवश्यक तत्व प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज तत्व, जल, विटामिन बी, ये सभी उसको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे अन्य कोई चीज देने की आवश्यकता नहीं होती है। अगला हम देखेंगे कि स्कूली बच्चों का आहार क्या होना चाहिए। स्कूल जाने वाले बच्चों की वृद्धि दर बहुत अधिक होती है, उनकी एक्टिविटीज बहुत होती हैं, यानी वो हाइपर एक्टिव होते हैं इस उम्र पर, और वृद्धि भी अपनी तीव्र अवस्था में होती है। तो ऐसे बच्चों को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की अत्यधिक आवश्यकता होती है। प्रोटीन उनके वृद्धि और विकास के लिए, और कार्बोहाइड्रेट उनकी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। इन दोनों पोषक तत्वों में से अगर किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाएगी तो बच्चे की वृद्धि और विकास भी प्रभावित होगा, और बच्चे की क्रियाशीलता, कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। तो इस उम्र पर बच्चों को अधिक मात्रा में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट देना चाहिए। इसी के साथ एक बात और ध्यान रखने की है कि जो शाकाहारी लोग हैं उनको प्रोटीन मिल्क से अधिक देनी चाहिए, क्योंकि मिल्क की प्रोटीन का अवशोषण दालों से प्राप्त प्रोटीन के अवशोषण दर से अधिक होता है, और ये प्रोटीन आसानी से बच्चों को मिल जाती है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस प्रोटीन से जो प्राप्त अमीनो अम्ल होते हैं वो वृद्धि और विकास के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। तो हमें बच्चों को दूध और दूध से बने पदार्थों से प्रोटीन की अधिक से अधिक मात्रा की पूर्ति करनी चाहिए। इस उम्र में बच्चों को भरपूर मात्रा में विटामिन जैसे विटामिन डी, खनिज तत्व जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनकी पूर्ण मात्रा का ध्यान रखना चाहिए, या इनकी भी अधिक मात्रा बच्चों को देनी चाहिए। बच्चों को दूध, सब्जियां, फल, अनाज, घी, मक्खन, तेल, मलाई, ये भी पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए। इस अवस्था में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बच्चों को अधिक घी नहीं देना है या बच्चों को अधिक मलाई नहीं देनी है, क्योंकि बच्चे इतने क्रियाशील होते हैं कि वो खेल कूद कर ये सारी चीजों को आसानी से पचा सकते हैं। में इतना ही। इसके साथ ही हम लोग यह चैप्टर यहाँ पर समाप्त करते हैं। व्यक्ति का शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। अगर हम अतिरिक्त पोषण ले लेते हैं तो हमारे शरीर में मोटापा, अतिरिक्त पोषक तत्व लेने के कारण डायबिटीज, हृदय रोग, इस तरीके की बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि पोषक तत्वों की कमी से या अधिकता से जो स्थिति उत्पन्न होती है वो कुपोषण कहलाती है। कुपोषण कई प्रकार का होता है, सामान्यतः दो प्रकार से हम समझ सकते हैं, अल्प पोषण और अति पोषण। अल्प पोषण में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है और अति पोषण में पोषक तत्वों की अधिकता हो जाती है। अगला पॉइंट है भारतवर्ष में कुपोषण व उसके कारण। क्या कारण है कि भारतवर्ष में कुपोषण बहुत अधिक फैला हुआ है या बहुत अधिक आप देखने को मिलता है। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं या हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं, इनमें कुपोषण की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर है और बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। जब व्यक्ति को उसकी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं या ऐसा भोजन मिलता है जो आवश्यकता से कम हो या आवश्यकता से अधिक हो, तो उसके शरीर में कुपोषण की स्थिति हो जाती है। दूसरे देशों की तुलना में हमारे देश में अल्प पोषण अधिक पाया जाता है, अर्थात हमारे देश में पोषक तत्वों की कमी अधिक पाई जाती है, जबकि फॉरेन कंट्रीज में या विदेशों में अति पोषण यानी वहां पे मोटापा, मधुमेह, डायबिटीज
और हृदय रोग ये ज्यादा पाए जाते हैं। यद्यपि भारतवर्ष में भी अब मोटापा और अतिपोषण के केसेस कई देखने को मिलते हैं। क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो रही है या होती है? पहला, खाद्य पदार्थों का अभाव। किसी भी वजह से खाद्य पदार्थों का अगर अभाव हो उस क्षेत्र में, तो वहां पर जो खाद्य पोषक तत्व है वो व्यक्ति को पूर्णतः नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति कुपोषण का कारण सिर्फ पोषण की अधिकता या कमी ही नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति भी होती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, समाज के होने से समाज के एक हिस्से को पोषण नहीं मिल पाता है या भोजन नहीं मिल पाता है और दूसरा पक्ष कुपोषण का शिकार होने लगता है। इसी तरीके से युद्ध की स्थिति में भी कुपोषण की स्थिति आती है, या हम कह सकते हैं युद्ध की स्थिति में जब खाद्य पदार्थों का अभाव हो जाता है तब भी कुपोषण की स्थिति आती है। नेक्स्ट पॉइंट, निर्धनता। निर्धनता, आप लोग जो गरीब व्यक्ति हैं वो कभी कभी भरपेट भोजन भी नहीं कर पाते हैं। जब भरपेट भोजन नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में उनका जो प्रमुख पोषक तत्व है कभी कभी वो भी उनको, यानी ऊर्जा देने वाले तत्व हैं, वो भी उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से लोगों में कुपोषण की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अशिक्षा व अज्ञानता। कभी कभी ऐसा आप देखने को मिलता है कि हमारे पास उपलब्ध साधन है, उपलब्ध भोज्य पदार्थ हैं, परंतु हमें उन भोज्य पदार्थों के पोषक महत्व के बारे में जानकारी नहीं है, या हमें ये जानकारी नहीं है कि ये खाद्य पदार्थ हमें कौन सा महत्वपूर्ण पोषक तत्व प्रदान कर सकता है। उदाहरण के तौर पे बताना चाहूंगी कि घरों में आप सब्जियों को बहुत मोटे तरीके से छीला जाता है। लोगों में ये ज्ञान नहीं है कि आप जितना मोटा सब्जियों को छीलेंगे उनके छिलकों में वही पोषक तत्व जो है वो निकल जाएंगे। या हम लोग मौसम के अनुसार चीजें नहीं खाते हैं। हमें लगता है कि केवल एप्पल ही हमें पोषक तत्व प्रदान कर सकता है, जबकि हम ये नहीं जानते हैं या हम इस बात से अज्ञानी हैं कि जो मौसमी फल होते हैं वो आपको पूरा पोषण प्रदान करते हैं जो हमें बिना मौसम के फल प्रदान करते हैं। तो इस अज्ञानता की वजह से भी भारतवर्ष में पोषण की स्थिति गंभीर है। अशिक्षा होने की वजह से महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं है, पुरुष पढ़े लिखे नहीं है, वो नहीं जानते हैं कि कौन से भोज्य पदार्थ को किस प्रकार से खाना चाहिए या हमें किस प्रकार से इन भोज्य पदार्थों से अच्छे पोषक तत्व मिल सकते हैं। अगला पॉइंट है मिलावट। कभी कभी हम अपने अनुसार बहुत अच्छी चीज बाजार से खरीद रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमने बहुत शुद्ध चीज खरीदी है, बहुत अच्छी चीज, बहुत महंगी चीज, लेकिन उसमें मिलावट होने की वजह से वो उसके पोषक तत्व हमारे शरीर को प्राप्त नहीं हो पाते हैं। इसके लिए हम एक उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप एक गिलास दूध पी रहे हैं, या आपने सोचा कि आपने एक गिलास दूध प्रतिदिन लिया, तो आपको जो एक गिलास दूध से प्राप्त प्रोटीन, कैल्शियम आपको मिल रहा है, लेकिन जहां से आप दूध खरीद कर ला रहे हैं वो उस दूध में पानी मिला रहा है, तो क्या आपको उस एक गिलास दूध से वो पोषक तत्व मिलेंगे जो जिसकी की आपको जरूरत है या आपने जो सोच रखा है? नहीं, क्योंकि आपके उस एक गिलास दूध में दूध की मात्रा कम है और पानी की मात्रा अधिक है। इसी प्रकार से अगर हम लोग कोई सब्जी ला रहे हैं, सब्जी में कीट रसायन का उपयोग अधिक हुआ है, तो उससे पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और हानिकारक पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जनसंख्या की अधिकता। जनसंख्या की अधिकता होने का संबंध निर्धनता, अशिक्षा, अज्ञानता सबसे जुड़ा हुआ है। जितनी अधिक जनसंख्या होगी, सरकार को या परिवार को उतनी ही व्यवस्था करने में दिक्कत आएगी और हम लोगों की जो क्वालिटी ऑफ फूड है या भोजन का जो गुणवत्ता है वो कम हो जाएगी। केवल हम लोग भरपेट भोजन कर सकते हैं। कभी कभी वो स्थिति भी नहीं होती है कि व्यक्ति भरपेट भोजन भी अपने परिवार को करा सके, तो पोषक तत्वों का पहुंचना तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में कुपोषण जो है वो ज्यादा फैला हुआ है या उसकी जो व्यापकता है वो तीव्र है। अब हम देखेंगे कि कुपोषण के लक्षण क्या होते हैं, किन लक्षणों से हम पहचान सकते हैं कि व्यक्ति कुपोषित है।
व्यक्ति को किसी भी प्रकार के पोषण संबंधी रोग होना, शरीर अविकसित होना, लंबाई अधिक ना होना, अपर्याप्त भार होना, मांसपेशियां अविकसित होना, छोटी होना, कम क्रियाशील होना, त्वचा झुर्रीदार होना, पीलापन लिए होना या चकत्ते होना, आंखें अंदर धसी हुई होना, निर्जीव होना, पर्याप्त नींद ना आना, व्यक्ति की कार्यशीलता में कमी होना, अत्यधिक थकान हो जाना, ये सब जो लक्षण होते हैं जिनको देखकर हम कह सकते हैं कि व्यक्ति कुपोषित है। शारीरिक क्षय होना, वजन जल्दी कम हो जाना, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं उनको देखकर हम बता सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति कुपोषित